हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड फिजिक्स के कुछ पीवाईक्यूज़ करने वाले हैं। तो मेरे पास एक पेपर है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो ये 2021 का पेपर है, और उसके अलावा मैंने कुछ और पेपर पिक कर रखे हैं, जैसे 22 और 20 और 22 2022। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, और आप लोग देख लीजिएगा कि इस प्रकार के पीवाईक्यूज़ जो हैं पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना देर किए। तो फर्स्ट पहला पीवाईक्यू हमारे पास दिया है कि दो बिंदु आवेश केवल परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है वो F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 कर दिया जाए तो उस केस में इनके बल जो है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पेन सेलेक्ट कर लिया जाए, ऑप्शंस में चलिए रेड कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। देखिए, तो दो बिंदु आवेश केवल परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि हमारे पास जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू वाट। फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर होता है ना, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यहाँ से होता है। अब यहाँ पे दे रखा है क्या कि K1, स्टार्टिंग में इसको हम लोग K1 कंसिडर करेंगे। जब इसको K1 कंसिडर करेंगे तो उसमें फोर्स आपका क्या होगा, F। बाद में कह रहा है कि अगर जो परावैद्युतांक K1 इसको K2 कर दिया जाए तो उस केस में तो K2 कर दो। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग फोर्स क्या हो जाएगा, F डैश हो जाएगा। तो F डैश विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K1 की जगह पे K2, बाकी सब तो सेम रहेगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ठीक है, F डैश बाई F कर दो आप। तो जब आप F डैश बाई F करोगे, आपको F डैश फाइंड करना है। तो देखिए सारी चीज़ें लगभग सेम होने के कारण आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ से आपके पास बचेगा 1/K1 और यहाँ से 1/K2। तो आप इसको कुल मिलाकर इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/K1 और दूसरे का क्या बचा है, K2। तो K2 ऊपर जाएगा तो K2/1 इस तरीके से। तो F डैश की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, F डैश विल बी इक्वल टू K2/K1 टाइम्स F। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। K2/K1 किसमें है, K2/K1 12, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR और FV हो, तो बताइए आप रिलेशन इसमें क्या सही होगा, कौन सी फोकस दूरी से रिलेशन जो है वो सही होगा। ठीक है, देखिए दिया है लाल और बैगनी प्रकाश, यहाँ पर आपको फोकस करना है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जिस रंग का विचलन जितना ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जिस रंग का विचलन जितना ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा है, तभी तो वो विचलित हो रहा है। और अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा विचलन उतना ही ज़्यादा होगा, और उस तरीके से अपवर्तनांक के बढ़ने पर फोकस दूरी आपकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन है ये, क्या करते हैं हम लोग, ये हमारे पास प्रिज्म होता है। प्रिज्म पे जब हम इधर से लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो इस केस में लाइट यहाँ पर जब आगे जाने पर डेविएट होती है, तो यहाँ से ये आपका क्या होता है, R यानी रेड, और ये आपका वायलेट, यानी रेड कलर जो है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, सॉरी वायलेट कलर सबसे ज़्यादा विचलित होता है। क्यों, क्योंकि वायलेट कलर जो होता है उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, मीन्स फोकस दूरी सबसे कम होगी। तो इसमें फोकस दूरी में आपको रिलेशन बताना है, तो वायलेट की फोकस दूरी कम होगी, मीन्स FV विल बी लेस देन FR, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा देखिए क्वेश्चन, तो दो हो चुके, तीसरा इसमें से दे रखा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के कालांतर होता है। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी E और मैग्नेटिक वेक्टर यानी आप M बोल दो, और आल्सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन
ठीक है, ये तीनों एक दूसरे तीसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है चुंबकीय क्षेत्र और किसके किसके, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, तो इनके बीच में कालांतर फेज डिफरेंस कितना होगा, π/2। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपका दिया है क्वेश्चन नंबर घ करके, ये आपका किससे है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। क्वेश्चन में दे रखा है किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो 2000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, यानी कि जो देहली तरंग दैर्ध्य आप बोल सकते हैं वो 2000 एंगस्ट्रॉम है, कि इससे कम तरंग दैर्ध्य होगी तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो मीट नहीं करेगा। तो कह रहा है कि अगर 1000 एंगस्ट्रॉम का कोई विकिरण उस पर इंसिडेंट कराया जाता है तो उस केस में उत्सर्जित जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है। तो अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बात करें, अगर थोड़ा सा स्पेस देखते हैं, कहीं पे है ज़्यादा, हाँ यहाँ पर कर देते हैं, इंग्लिश में है। ठीक है, अगर हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि सपोज कीजिए कि एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट कराई जाती है, तो इस एनर्जी को दो पार्ट में व्यय किया जाता है। फर्स्ट पार्ट तो ये क्या करता है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में व्यय होता है, इसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। और रिक्वायर्ड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो आपको यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन डब्ल्यू, और एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, एच न्यू नॉट। यहाँ न्यू नॉट क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य आवृत्ति यहाँ पर। तो न्यू, अब आवृत्ति को हम लोग क्या करेंगे, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू न्यू ना, यहाँ पर आपके पास आवृत्ति है, इसको हम तरंग दैर्ध्य में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो आप एच सी को कॉमन ले लीजिए, एच सी आपका कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा नॉट। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वैल्यूज पुट कीजिए। क्वेश्चन ये बड़ा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस आपके देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो कैलकुलेट कीजिए आप। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी हो जा रही है यहाँ से, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगी एच सी, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.34 इंटू 10 टू द पावर 6.63, सॉरी लिख दीजिए 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बचा क्या आपके पास 1 लेमडा, लेमडा आपके पास दिए 1 लेमडा की वैल्यू दे रखा है 1000 एंगस्ट्रॉम माइनस लेमडा नॉट का आपके पास कितना दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, आप पहले से मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका 6.3 इंटू 6.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने पर 2000 माइनस 1000 तो कितना बचेगा 1000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे आपको कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6, और अभी भी ये एंगस्ट्रॉम ही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, पावर को सॉल्व करने में 6.3 इंटू, मेरे ख्याल से फोटो मेरी हुई उधर दिख रहा होगा कि नहीं, चलिए हम लोग पेज थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो 6.3 इंटर कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा कितना 6.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू क्या बचा आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 1000 एंगस्ट्रॉम था तो 1000 10 पावर 3 एंगस्ट्रॉम में 10 पावर, तो 10 पावर 3 इंटू एंगस्ट्रॉम को 10 पावर माइनस 10 आप लिख सकते हो, ये मीटर में आ गया आपका, डिवाइडेड बाई सेम नीचे आपको कितना था 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर रहेगा तो
10⁻⁻20 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर 10⁻⁻20, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जूल में आएगा आपका। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। किससे डिवाइड करें, तो आपका ये आ गया, सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए पावर्स, या तो एडजस्ट कर लीजिए। 6.34 इंटू 10⁻, यहाँ पर आपका कितना है -34 और ये -10 -44 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻, प्लस 6 -20 -14 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करने पर आपके पास जो आएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 कलर यूज हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एल लंबाई के तार में आई एम्पेयर की वैद्युत तार प्रवाहित की जाती है। तो तार बी यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, वी वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर है। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, तो बल आप यहाँ पर बल का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है F = IBL L sin थीटा, ये लगा दीजिए। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। IBL आपके पास ऑलरेडी है, साइन थीटा एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो साइन 30, तो आपके पास आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो IBL/2, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 6 वोल्ट की एक विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा। अब देखिए दिया है इसमें साफ साफ, कलर ठीक नहीं है, चेंज कर लेते हैं। इसमें जो कल दिया है, इसमें जो दिया है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होने का मतलब कि सेल अभी नए हैं, उनमें कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो जब सेल्स नए हों तो उनको समांतर क्रम में जोड़ने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो इंडिविजुअल उतना ही विद्युत वाहक बल देगा जितना वो तीनों को जोड़ने पर। तो इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। चलिए तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट पेपर देखते हैं। ये आपका 2021 का है, 2021 का। अब देखिए इसमें दिया है आवेश के क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। आवेश के निकाय में Q1 व Q2 कुछ दूरी पर एक अन्य आवेश Q3, इस एक आवेश निकाय में आवेश Q1 व Q2 कुछ दूरी पर एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है, ठीक है। आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल होगा। अब देखिए आप सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास क्या है Q1 है, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पर, सर्टेन डिस्टेंस पर यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं Q2 है। इनकी डिस्टेंस आप कुछ भी कंसिडर कर लीजिए R है, ठीक। तो अब दे रखा है कि इनके बीच में फोर्स स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, कुछ फोर्स है हम लोग सपोज करते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि इनके चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, टोटल नेगेटिव है, कुछ भी एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अगर एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाए, सपोज कीजिए Q3 हम लोग यहाँ पर ले आ लेते हैं, Q3, ठीक है, Q3 ले आ लेते हैं। अब कह रहा है तो इनके बीच में जो कार्य करने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो देखिए निश्चित रूप से फोर्स जो है ऑप्शन आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। जो यहाँ पर चार्ज फोर्स इनके बीच में है वो Q3 की क्या कहते हैं नेचर पर डिपेंड करेगा। किस तरीके से, अगर आप Q1 को पॉजिटिव कंसीडर करते हो, Q3 भी अगर पॉजिटिव हो गया तो इनमें रिपल्सन देखने को मिलेगा और Q1 जो है और इधर की ओर रिड्यूस होगा। जब ये पास जाएगा तो इन दोनों के बीच फोर्स बढ़ जाएगा। इसके अपोजिट अगर Q3 और Q1 अपोजिट नेचर की हुई तो ये इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इस तरीके से इसमें फोर्स जो है डिस्टेंस बढ़ रही है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
तो दूरी जब बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दूरी कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी इसमें डिस्टर्बेंस होगा वो चार्ज Q3 की नेचर पर डिपेंड करेगा कि Q3 आपका कैसा है। तो ऑप्शन 1 ये आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, किसी तार में 2 एम्पेयर की धारा जो है, 2 एम्पेयर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। तो ऑप्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारे पास, Q = I × T, सिंपल सर, चार्ज प्रवाह। तो 2 एम्पेयर कितने सेकंड तक, 2 सेकंड, 2 × 2 = 4 कूलम, ये आपके पास ऑप्शन हो गया। सेकंड, वैद्युत चुंबक, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं, कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए, इसमें दिया वैद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न नहीं होती हैं, ठीक, स्थिर विद्युत आवेश के कारण, त्वरित आवेश के कारण, अवमंदित आवेश के कारण, एक समान वृत्तीय गति आवेश के अवमंदित डैम्प्ड स्थिर आवेश के द्वारा। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जो आपका स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश हमेशा ये क्या करता है, आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा त्वरित आवेश जो है आपका, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है ये। तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है। अवमंदित आवेश का मतलब कि जो आवेश एक्सेलरेटेड था उसका एक्सेलरेशन अब कम हो रहा है, स्लोड हो रहा है लगातार, तो फिर भी इन मोशन है, तो मोशन में है तो इलेक्ट्रॉनिक यानी दोनों चार्जेस फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। और एक समान वृत्तीय गति करने वाला आवेश ये तो ऑलरेडी मोशन में है, तो मोशन में है तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से स्थिर आवेश जो है ये आपका केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं उत्पन्न करता। और जब वैद्युत क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड दोनों नहीं है तो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगी। तो इस प्रकार से वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन उत्पन्न करेगा, स्थिर आवेश, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि क्या है आपका, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। TIR के लिए जो कंडीशंस हैं उसमें फर्स्ट कंडीशन ही है कि जो लाइट हो वो कहाँ से कहाँ की ओर जाना चाहिए, सॉलिड मीडियम टू डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाना चाहिए, डेंसर टू रेयरर, ठीक है। तो वायु देखिए इसमें जल से वायु में सही है, डेंसर टू रेयरर इसमें हो जाएगा। कांच से जल में इसमें भी सही है, डेंसर टू रेयरर हो जाएगा। कांच से वायु में इसमें भी डेंसर टू रेयरर हो जाएगा। बट वायु से कांच में जल में ये रेयरर टू डेंसर है, इसमें जो है TIR की कंडीशन नहीं लागू हो जाएगी, हो पाएगी। तो इसमें दिया संभव नहीं है, किसमें संभव नहीं होगी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट यानी ए। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। इसमें जो है TIR की कंडीशन संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि परावर्तक दूरदर्शी जो होता है आपके पास, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक होता है। परावर्तक दूरदर्शी आप अच्छे से जानते हैं किस प्रकार से, इस प्रकार का एक सिस्टम होता है, ये आपका अभिदृश्यक होता है ना, इस प्रकार से। फिर यहाँ से दूर से कहीं लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज आती हैं, इससे इंसिडेंट करती हैं और उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर ये इधर की ओर निकल जाती है। फिर यहीं पर कहीं क्या होता है, एक प्लेन मिरर जो कि 45 डिग्री के एंगल पर यहाँ पे रखा रहता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये अभिदृश्यक है, ठीक, ऑब्जेक्ट की ओर रखने वाला। तो अभिदृश्यक कैसा है आपका, कैसा दिख रहा है आपको, उत्तल दर्पण दिख रहा है कि अवतल दर्पण दिख रहा है, ये आपको क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु सतह से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करने वाले विकिरण की आवृत्ति में वृद्धि कर दी जाए। क्या कर रहे हैं हम लोग, है आपका लास्ट क्वेश्चन सेकंड पेपर का। तो विकिरण की आवृत्ति में वृद्धि कर रहे हैं हम लोग। आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी, वी आर चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी में चेंज करने पर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जैसे ही आप चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब कि जो आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, अगर किसी तरीके से इस लाइट की कलर को चेंज किया जाए तो उसके फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे। ठीक है, कलर चेंज करने का मतलब कि आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर ले ली है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे ही हम चेंज करते हैं तो क्या होता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी जो है अचानक से बढ़ जाती है। जी, तो ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आपके 2022 और 2021 के हमने ऑब्जेक्टिव देखे किस प्रकार से पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन देख कर जाइएगा, ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे आपसे। कुछ ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर आपके सरल होंगे, लेकिन कुछ एकाध हो सकते हैं जो कठिन हो जाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।